आज की रात का आखिरी गाना होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग सक्सेना और तहे दिल से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करता हूं आपके अपने शो शख्सियत में। जी हां, शख्सियत एक ऐसा मंच है जहां पर कई प्रतिभाएं, कई हुनर और आपके बीच मौजूद शख्सियतों को हम यहां पर बुलाते हैं और रूबरू करवाते हैं आपसे, ताकि आप जान सकें उनके बारे में और उनके सफ़र के बारे में। आज की इस कड़ी में भी एक और उम्दा शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन संगीत के क्षेत्र से। आपको बता दूं कि एक उभरती हुई प्रतिभा तो वो रही हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा उन्होंने नाम कमाया है, नाम रोशन परिवार के साथ साथ अपने शहर का नाम भी रोशन किया है। और कहीं ना कहीं उनके सिंगिंग का, आवाज़ का जादू जो है वो हमने द इंडिया वॉइस पर भी देखा है, वॉइस ऑफ इंडिया पर भी देखा है कहीं ना कहीं। चलिए आपका परिचय करवाता हूँ उनसे। और आज मेरी जो मेहमान यहाँ पर हैं वो हैं प्रियम श्रीवास्तव। प्रियम, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। प्रियम, ये जो शख्सियत मंच है ये आप जैसी प्रतिभाओं के लिए है, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया, और आप म्यूज़िक के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। तो कैसे आना हुआ म्यूज़िक के क्षेत्र में और कैसे सफ़र अभी तक का आपका शुरू रहा? एक्चुअली मेरे घर में क्या है कि मेरी मम्मी ने सीखा हुआ है और मेरे फादर जो थे अभी वो हमारे बीच नहीं हैं। 2018 में, मतलब वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। 2018 में अचानक नवंबर 23 को ही उनकी डेथ हो गई साइलेंट हार्ट अटैक से। और वो एक ऐसा टाइम था जब मैं बहुत ऑडिशंस देती थी। मतलब मेरे मम्मी पापा को बहुत शौक था कि हम तीनों सिस्टर्स, हम 3 सिस्टर्स हैं और सब म्यूज़िक में। सबसे बड़ी सिस्टर जो हैं रत्नी श्रीवास्तव उनका नेम है, वो भी म्यूज़िक में है, वो गुड़गांव में वर्किंग है और HOD हैं म्यूज़िक की। और जो सेकेंड सिस्टर हैं हिना श्रीवास्तव, वो कानपुर बहुत अच्छे से उनसे रूबरू है क्योंकि उनका बहुत नाम है कानपुर में, और वो गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन वो गोल्ड मेडलिस्ट है म्यूज़िक में और AIR में वर्क कर चुकी हैं। और सबसे छोटी मैं हूँ। तो वो दोनों अपना सेटल थी और जब मेरी करने की बारी आई और तब उस पॉइंट पे पापा छोड़ के चले गए। तो बहुत सारे ऑडिशंस देती थी और अगर द वॉइस का जैसे आपने उसी से मुझे इंट्रो करवाया, तो जब ये ऑडिशन था तो मैं इससे पहले 2 सीजन्स में ऑडिशन दे चुकी थी। तो उसमें क्या हुआ कि कभी मुंबई तक हुआ, बहुत सारे राउंड्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि बीच में कम से कम 7 to 8 राउंड्स होते हैं, उसके बाद आप टीवी पे दिखते हो। तो वहाँ पे उस ऑडिशन में कभी मुंबई से आउट हो जाती थी, कभी दिल्ली से आउट हो जाती थी। तो होता है ना, बहुत निराश हो जाता है इंसान, क्योंकि हर ऑडिशन में मम्मी पापा साथ में जाते थे, वेट करते थे। फिर होता है कि हाँ बच्चा आएगा, कुछ अच्छा बताएगा, कुछ बुरा बताएगा। हमेशा इंसान हारता जीतता, दोनों चीज़ें होती हैं। तो मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत खलती थी कि हाँ शायद ऐसा कुछ करूं। पापा का ये सपना था कि हाँ कि वो टीवी पे देखें, किसी रियलिटी शो पे आऊं, बताऊं कि मेरे पापा ने कितना भरोसा किया मेरी इस कला पे। तो मेरे पापा ने मुझे बिना बताए मेरा वीडियो भेज दिया वहाँ पे। मैंने कहा था मैं ऑडिशन देने नहीं जाऊँगी, और ये बात मुझे तब पता चली जब मेरे पापा नहीं रहे। उसके बाद मेरे पास कॉल आया वहाँ से, तो मैंने कहा कि मैंने तो ऑडिशन दिया ही नहीं था, वीडियो भेजा ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके पापा से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि आपको बाद में बताएंगे जब हम आपको सीधे 3rd राउंड के लिए बुलाएंगे। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। तो 23 को मेरे पापा नहीं रहे और फर्स्ट ऑडिशन था 30 नवंबर को, मतलब कि अभी परसों की बात है। तो वो ऑडिशन था और रो के मेरा, क्योंकि पापा का जाना हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, मेरी पूरी फैमिली, बहुत मुश्किल था। क्योंकि देखिए कोई भाई नहीं है, तो वही मेरे भाई, वही पापा, सारी चीज़ें वही उन्हीं से जुड़ी हुई थी। तो गला एकदम चोक रोने की वजह से, और गा नहीं पा रहे हैं। और फिर ऑडिशन देने गए तो 10 से 12 सॉन्ग्स उन्होंने सुने उस गले में, क्योंकि उन्हें पता था, वो भी जानते थे भाई 1st 2nd राउंड में वो देखते आ रहे हैं ऑडिशन में, सीज़न में, कि हाँ ये आती है, मेहनत कर रही है। वो लोग भी ध्यान देते रहते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ द वॉइस में। उससे पहले मैंने रेडियो सिटी सुपर सिंगर विनर उसकी रह चुकी हूँ, अंतराग्नि आइडल, और एक प्यार का नगमा है जिन्होंने लिखा है संतोषानंद जी ने, उन्होंने ऑनर किया था। और प्रफुल्ल सर ने अपनी मूवी में गाना गाने का मौका दिया था मुझे, उसका मैंने तो बॉलीवुड में गाना गाने का मौका मिला मुझे। और समीर सर को, जब यहाँ पे समीर सर का प्रोग्राम था, तब सर ने मुझे मौका दिया था उनके साथ परफॉर्म करने का।
तो वो भी एक बहुत बड़ा सपना था। बहुत छोटी छोटी चीज़ें से, पता है कानपुर में क्या है, ये कानपुर की वजह से हम जो कलाकार हैं ना, क्या होता है जब बाहर चले जाते हैं तो भूल जाते हैं अपनी जगह को, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों से ही तो सारी चीज़ें बनती हैं। डेफिनेटली कहता है ना कि छोटी छोटी बूंद से ही सागर बनता है कहीं ना कहीं। लेकिन एक चीज़ प्रियम ये भी है कि जिस तरीके से आपके फादर ने आपको अप्रोच किया, आपको सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है आपके साथ, क्योंकि उस चीज़ को आप लेकर आगे चले और आज तक आप कर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ ये है कि संगीत एक बहुत बड़ी साधना मानी जाती है, और साधना के लिए सबसे अहम होता है गुरु और एक संपूर्ण शिक्षा। किसी भी बिना, कहता ना कि किसी भी शिक्षा के बगैर आप उसको आत्मसात नहीं कर सकते और आप चल नहीं सकते, ना उस पर आप कहीं उभर के आ सकते हैं। जी जी जी। तो संगीत की शिक्षा आपने कहाँ से ली और आपके गुरु कौन रहे? संगीत की शिक्षा सबसे पहले तो मेरी मम्मी जो हैं उषा किरण जी, उनसे सीखना, क्योंकि बचपन से जब मैं केजी क्लास में थी तब मेरे घर में तो मतलब म्यूज़िक का ही माहौल रहता था, क्योंकि सिस्टर भी प्रैक्टिस कर रही हैं हारमोनियम पे, रागें गा रही हैं। तो मेरे साथ क्या होता था कि वो जो रागें जो एमए में गाई जाती थी वो मुझे फर्स्ट सेकंड क्लास में याद हो जाती थी। तो मेरी स्कूलिंग बीएनएसडी की है, गीता मिश्रा जी जो हैं उनसे भी मैंने सीखा है, शालिनी वेद जी जो हैं गिरजा देवी की शिष्या उनसे सीखा है, कविता सिंह जी जो प्रिंसिपल हैं स्वरांजलि की उनसे सीखा है, और अभी संजय विद्यार्थी जी जो हैं उनसे मैं सीख रही हूँ, जो टी सीरीज़ में डीन है। तो सबसे पहले अगर सीखना मैंने स्टार्ट किया तो मेरी माँ से, माँ से ही जो सुर जो हम जो गा रहे हैं आज, जो हमें नॉलेज है, अगर एक भी उनके सामने ज़रा सी कोई लाइन भी गाते थे तो वो तुरंत कहती नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से गाओगी। और वैसे तो अच्छा प्रियम देखा जाए तो माँ जो है वो पहली टीचर ही होती हैं, पहले शिक्षक वही होती हैं, तो उन्होंने ही शुरुआत करी। हाँ, लेकिन मेरे पापा का बैकग्राउंड म्यूज़िक से नहीं था, लेकिन उन्हें इतना इंटरेस्ट था, मतलब उन्हें इतनी नॉलेज थी म्यूज़िक के बारे में कि वो ढूंढ ढूंढ के सॉन्ग्स, तुम ये वाला सॉन्ग प्रिपेयर करो बेटा, तुम ये वाला गाओ, ये गाओगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और मैं कानपुर में मैं रहती हूँ, हर कोई मेरे पापा को जानता है कि हाँ ये जो है ना ये अपने पापा के साथ ही जाती है, ये हर ऑडिशन में या कोई प्रोग्राम होता है तो अपने पापा के साथ आती है। तो वो चीज़ जब मैं कानपुर आती हूँ तो मुझे ये चीज़ बहुत खलती है कि हर जगह, हर रोड, हर चीज़ देख के मुझे लगता है कि हाँ यहाँ मैं पापा के साथ आती थी। इवन अगर अभी मेरे पापा होते तो मैं उनके साथ ही आई होती। तो हो भी सकता है कि डेफिनेटली आप यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो होंगे, मौजूद होंगे, आपको देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे। अच्छा प्रियम, अगर बात की जाए सफ़र की अभी तक आपके, और अगर जैसे आपने कानपुर की बात की है, कानपुर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे टैलेंटेड लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं जो कहीं ना कहीं उस पद पे आना चाहते हैं, उस चीज़ को कहीं ना कहीं लाना चाहते हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता। और बीइंग अ गर्ल, जैसा आपने कहा कि आपके यहाँ कोई भाई भी नहीं है, फिर भी मतलब इतना सपोर्ट, और फादर भी अब आपके साथ नहीं है। वो बात एक अलग है कि आशीर्वाद उनका है, लेकिन इतना लंबा सफ़र तय करना कितना इजी हुआ आपके लिए? और दूसरी चीज़ ये कि जो आपको देख रहे हैं दर्शक हमारे, उनके लिए मतलब एक तरह से कैसे आप उनको क्या राय देंगे कि किस तरीके से वो इस ट्रैक पे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत परेशानी होती है। एक्चुअली क्या होता है कि सपोर्ट, देखिए फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए ना आपको भी खुद को प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। आपको ये दिखाना पड़ता है कि हाँ आप इस चीज़ में अडिग हैं, आप ये करेंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं बच्चों को क्लासेस देती हूँ म्यूज़िक की, तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि एक हफ्ते में उनको रिजल्ट्स मिल जाए। ये म्यूज़िक ऐसा है कि मैं अभी भी सीख रही हूँ, मैं बच्चों को सिखा रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी सीखने की कोशिश करती हूँ। इवन मैं बच्चों से सीखने की, अगर कोई वेरिएशन मैं उन्हें बता रही हूँ और वो कोई अलग वेरिएशन लेते हैं तो मैं उन्हें और कहती हूँ कि बेटा ये वाली वेरिएशन तुमने बहुत डिफरेंट ली, मैं खुद गाने का इसको कोशिश करूँगी। तो खुद को प्रूव करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और कभी कभी क्या होता है कि सपोर्ट नहीं मिलता है। अब जैसे हम कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, जैसे मेरे जैसे, कि जब हम 3 सिस्टर्स थे तो जो आसपास लोग रहते थे वो कहते थे कि 3 बेटियां हैं। मेरे पापा का नाम गोविंद श्रीवास्तव था और यूनिवर्सिटी में थे, वो वाइस चांसलर के पर्सनल सेक्रेटरी थे। तो उनको सब क्या था कि सब कहते थे कि 3 बेटियां हैं आपकी, और अरे आप इनकी तो जल्दी से शादी कर दीजिए, आप मतलब लोग बढ़ते नहीं देख सकते आपको। वो ये, उन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि हाँ कि लड़कियां कितना बढ़ रही हैं, इनकी लड़कियां, क्योंकि हमेशा पेपर में नाम आता रहता था, आर्टिकल्स ये सोच जो है, एक मेंटालिटी जो होती अभी तक खत्म नहीं हो पा रही, मुझे अभी तक खत्म नहीं हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये हमारे जो लोकेलिटी के लोग होते हैं वो बाद में, सबसे पहले हमारे रिलेटिव्स जो होते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये सोसाइटी आपको जीने नहीं देती। अगर आपकी फैमिली मूव ऑन कर गई है उस चीज़ से तो कहेंगे अरे इतनी जल्दी मूव ऑन कर गई, और अगर आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं तो ये तो हमेशा रोते ही रहते हैं।
ये नहीं जीने देते। इवन जब पापा गए तो पापा के जाने के बाद लोग कहते कि अरे सबसे छोटी बेटी है, अभी तो ये रह गई और इसका कैसे करेंगे, ये वो करने नहीं आएंगे। मेरे भाग्य की बात है, मेरे पापा हमेशा ये चीज़ कहते थे कि मेरी बेटियां अपना भाग्य लेके आई हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो अपना भाग्य खुद बना रही हैं और ये दुनिया देखेगी उनका भाग्य कैसा है। तो मेरे पापा की ये बातें आज तक मतलब मेरे कानों में गूंजती हैं कि उनका जो फेथ था ना हम लोगों पे, उसको प्रूव करना है। मेरा बस मेन मोटिव यही है। और जो इस लाइन में जा रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा रिजल्ट्स की चिंता करें। ऐसा नहीं है कि क्योंकि एक बार सतीश कौशिक जी जो हैं वो टी सीरीज़ आए थे, तो उनसे एक बच्चे ने पूछा था कि मैं मुंबई गया और वहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मैं स्ट्रगल कब तक करूँ। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। मेरे से भी बहुत लोग कहते हैं कि जाओ मुंबई जाओ स्ट्रगल करो, लेकिन कब तक। एक लेवल तो ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, तब आपकी हेल्प कौन करेगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ कि एक बैकअप प्लान आपका होना चाहिए। आप म्यूज़िक में जाना चाहते हो, आप डांस में जाना चाहते हो, आप एक्टिंग में जाना चाहते हो, आपका एक बैकअप प्लान हो कि कल को आपके पेरेंट्स भी आपको फिर अगर सपोर्ट करना चाहें तो उनके पास ये रहे कि अच्छा मेरा बच्चा ये नहीं करेगा तो ये तो कर ही लेगा। तो बैकअप प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी आर्ट पे भरोसा करें। आप चाहे जो भी आर्ट चुन रहे हैं उस पर भरोसा करना सीखें और तुरंत रिजल्ट्स की इच्छा ना करें, थोड़ा टाइम दें। प्रियम, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने फिल्म में भी एक हिलवी विला जिसको कहते हैं हम लोग, फिल्म का नाम है, जी जी, उसमें आपने सिंगिंग की थी। जी जी। वो अनुभव कैसा रहा? मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक स्टेज एक होता है ना, हर एक कलाकार का ड्रीम होता है कि एक फिल्म प्रोजेक्ट एटलीस्ट, तो वो कैसा रहा? वो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था। मतलब सर ने मुझे कॉल किया और सर ने कहा कि आपको ये सॉन्ग गाना है। और उस टाइम पे मेरी स्टडीज़ भी उस टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने कहा अच्छा सर ठीक है मैं गा लूँगी। वो थोड़ा डिफरेंट, मेरे जॉनर से थोड़ा अलग सा था, तो मैंने कहा कि अच्छा मैं कोशिश करूँगी सर। फिर गई ऑडिशन, पहले एक होता है ना ऑडिशन, एक थोड़ा वॉइस टेस्ट होता है, उस पर लिया तो हाँ अच्छी आवाज़ उसमें अच्छी मैच हो रही थी। तो फिर सर ने कहा तुम गाओ, तो तुम कोशिश करो और अच्छा आएगा, आउटपुट अच्छा आएगा। फिर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, उसके बाद इतने सारे बैनर्स लगे और फिर हम लोग प्रीमियर के लिए गए। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरे पापा तब थे तो बहुत वो उस चीज़ को बहुत इन्जॉय किया। मतलब एक सपना होता है ना किसी का कि हाँ बॉलीवुड में आपको गाने का, भाई एक सिंगर या डांसर या एक्टर वो यही चाहता है कि उसको बॉलीवुड में एक चांस तो मिले। तो वो प्रफुल्ल सर ने मुझे दिया। और मैं कहीं पे भी जाती हूँ, अगर मैं कोई भी इंटरव्यू होता है, मैं हमेशा सर का नाम ज़रूर लेती हूँ कि एक पहला होता है ना, जो एक गॉड फादर होता है जो आपको एक मौका देता है, वो सर है मेरे लिए। डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं जहाँ से इंसान की एक अच्छी एक और सबसे उम्दा शुरुआत होती है, उस चीज़ को कभी भूलना भी नहीं चाहिए। कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आप जहाँ से उठे हैं, आपको ये मुझे इस कानपुर ने बनाया, चाहे वो रेडियो सिटी सुपर सिंगर हो, इतने छोटे आर्टिकल से इतने बड़े तक आर्टिकल आने में बहुत टाइम लगता है। तो इस कानपुर ने मुझे एक छोटी लाइन से लेकर ना इतने बड़े आर्टिकल तक पहुँचाया है। नहीं डेफिनेटली। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि आपकी जो दोनों सिस्टर्स हैं और वो भी सिंगिंग में ही हैं, जी जी जी, और जहाँ तक कहीं ना कहीं वीडियोस की अगर बात करें तो आप तीनों बहनों ने श्रीवास्तव सिस्टर्स करके आप लोगों ने किया था, एक प्रोग्राम किया था और शायद वो यूएस, यूके, कनाडा यहाँ भी टेलीकास्ट हुआ था। तो वो तीनों बहनों का एक साथ एक फ्रेम में आना और एक साथ गाना, कैसा वो एक्सपीरियंस? मतलब वो एक्सपीरियंस बहुत, एक तो आप ये देखिए कि लॉकडाउन का टाइम था और एक ऐसा टाइम जब सब सोच रहे थे हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे और इसको बहुत यूटिलाइज करेंगे, और एक टाइम बाद वो सारी चीज़ें ठंडी हो गई। लेकिन जिसके पास आर्ट थी, चाहे वो फाइन आर्ट्स का हो, सिंगिंग का हो, डांस का हो, उन्होंने इस टाइम को बहुत इन्जॉय किया। तो हमारे पास कॉल आया, वहाँ पे एक है विनीत जौहरी सर हैं लंदन में, तो उन्होंने कांटेक्ट किया हम लोगों से कि हम एक लाइव प्रोग्राम करवाना चाहते हैं वर्चुअल, और हम चाहते हैं कि आप साथ में परफॉर्म करें। तो बहुत मुश्किल का था क्योंकि मैं गुड़गांव में थी और मेरी सिस्टर जो है वो यहाँ कानपुर में रहती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप साथ में जब गाते हैं ना, तो जूम पे या जिस पे भी हो, स्ट्रीमिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो थोड़ा सा अलग अलग जाता है। फिर हम लोगों ने उसके लिए पहले टेक्निकल्स हुए,
जैसे शूट में होता है, पहले पूरा टेक्निकल्स हुए, उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि स्क्रिप्ट बनाई हम लोगों ने मिलके कि हाँ इस सॉन्ग के बाद ये सॉन्ग आना चाहिए, इस सॉन्ग के कि मतलब अगर पब्लिक देख रही है तो उसको इंटरेस्ट आए, क्योंकि लंदन में तो बहुत सारे इंडियंस तो बहुत हैं वहाँ पे, और इतनी सारी कहते हैं ना फरमाइशें आ रही थी कि अब ये गाइए, तो बहुत सारे पुराने गाने फिर नए गाने, तो वो एक्सपीरियंस इतना डिफरेंट था कि लग ही नहीं रहा था कि मैं अपने घर में हूँ और मेरी सिस्टर यहाँ है, हम तीनों अलग अलग नहीं थे, हम लोग साथ में ही थे इस लॉकडाउन में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद सर्जन द स्पार्क था, तो उसमें कनाडा और यूएस वहाँ पे भी पूरा स्ट्रीमिंग हुआ था। उसके बाद तुरंत एक दूसरा इंटरनेशनल शो मिल गया, तो ये लॉकडाउन ना हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहा। अच्छा प्रियम, अगर जब हम बात करते हैं किसी कला की तो कहीं ना कहीं एक आइडल होता है हमारा, एक आदर्श होता है कि किसी भी सिंगर को अगर हम बात करें तो कोई किशोर दा किसी का आइडल होता है, किसी का। आपका आइडल कौन है अगर मैं बात करूं? अगर मैं अपना आइडल कहूँ तो मुझे आशा जी मेरी आइडल हैं, इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है लता मंगेशकर जी उनका ऑरा एकदम अलग है, आशा जी इसलिए क्योंकि वो वर्सेटाइल थी। वो देखिए हम लोग सिस्टर्स हैं तो मैं बराबरी नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मेरी सिस्टर जो गाती है वो ओल्ड मेलोडीज़ बहुत अच्छी गाती है, और मैं क्या कोशिश करती हूँ कि हाँ कुछ अलग अलग जॉनर की, कि हाँ क्योंकि आपके पास वेरिएशंस वैरायटीज़ बहुत होनी चाहिए, कि अगर आपसे कोई बोले कि हाँ ये सॉन्ग सुनाओ तो आपके पास कम से कम 2-3 ऑप्शन होने चाहिए उसे सुनाने के लिए, उसे सेटिस्फाइड करने के लिए कि हाँ ये गा सकती है। तो आशा जी का क्या था कि वो आइटम सॉन्ग्स जो होते थे उस टाइम पे हेलन के लिए उन्होंने कितने अच्छे गाने गाए, और इवन वो गज़ल गाए तो उसमें भी अलग जॉनर, तो सारी चीज़ें वो बहुत अलग तरीके से करती थी। तो मेरे लिए तो वही मेरी आइडल है, उनको मैं ज़्यादातर आशा जी के सॉन्ग्स गाती हूँ। जब गाने की बात हो ही गई है प्रियम, तो मैं भी चाहूँगा कि अगर कुछ थोड़ा सा आप गुनगुनाएं हमारे दर्शकों के लिए तो बेटर होगा। आशा जी का तो नहीं, मैं अगर अपने पापा के लिए कोई गाना गाना चाहूँ, श्योर बिल्कुल चिट्ठी ना कोई संदेश का एक थोड़ा सा पार्ट गाऊंगी। एक आह भरी होगी हमने ना सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। बहुत खूब प्रिया। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दुश्मन फिल्म का जो सॉन्ग था ये जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में था, और एक उम्दा सॉन्ग्स में से आता है, वन ऑफ माय फेवरेट आल्सो। बहुत अच्छा। और एक चीज़ मैं पूछूंगा बतौर सिंगर, जैसे एक होता है एक डांसर बहुत ख्याल रखता है अपनी प्रैक्टिस को, अपने रियाज को रखता है, उसी तरह एक क्रिकेटर की अगर बात करें, उसी तरह सिंगर के लिए सबसे टफ होता है रियाज, और उससे भी बड़ी चीज़ अपने गले को बहुत ख्याल करना, बहुत संभालना। वो उन सब चीज़ों में कैसे, किन किन चीज़ों का मतलब आप ध्यान रखते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, क्योंकि इस पर बहुत ही रेयरली डिस्कशन होता है। देखिए, गले ये एक ऐसी चीज़ है, आप कह सकते हो ये एक मशीन है, आप इसको जितना चलाओगे उतना अच्छा चलेगा, और इसको आपने जितने टाइम के लिए बंद कर दिया ये उतना कम चलेगा, मतलब वर्किंग एकदम लो हो जाएगी इसकी। इसलिए कहते हैं कि क्या होता है कि हर किसी की एक लाइफ होती है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि कोई सिंगर परफॉर्म, इवन बड़े बड़े सिंगर्स जब लाइव के लिए परफॉर्म करने जाते हैं तो उनका गला कहीं कहीं पे चोक हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब बहुत देर तक आप गाते हो तो फिर आपका गला आपका साथ नहीं देता है, इसीलिए रियाज ज़रूरी है। आप कम से कम 1 घंटे रियाज करिए, अगर आप 1 घंटे का आपके पास टाइम नहीं है, 30 मिनट्स आप ऐसा रियाज करिए, इतना पक्का रियाज करिए जैसे आपने सिर्फ एक नोट
सिर्फ एक नोट, कोई भी एक स्वर आपने चूज़ कर लिया और सिर्फ उस स्वर को, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है, आपके पास वैसा तानपुरा नहीं है, बॉक्स वाला नहीं है, आप अपने फ़ोन में ऐप डालिए तानपुरे की, उसमें एक स्केल चूज़ करके उस पर एक नोट की प्रैक्टिस करिए। लेकिन एक टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट रखती है ना रियाज के लिए। नहीं देखिए, लोग कहते हैं मॉर्निंग में, लेकिन जैसा मेरा है, क्योंकि टाइम, अब मैं स्कूल में भी जॉब करती हूँ, तो क्या होता है कि टाइम नहीं मिलता है। आप रियाज करिए, मॉर्निंग होता है, ऐसा होता है मॉर्निंग का रियाज जो होता है, लेकिन कुछ सिंगर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि सुबह उनका गला जो होता है वो बहुत चोक हो जाता है जब सो के उठते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ लोग अब रात में रियाज करते हैं। तो मेन ये मोटिव है कि आप रियाज चाहे जब करो, लेकिन आपका रियाज इतना पक्का होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आपको बस एक आपने टाइम बनाया था और आपने बस गाया और उसको ख़त्म कर दिया। नहीं, आपको अगर रियाज करना है, आप एक नोट लेके पहले आप उसको गाइए, उसे पक्का करिए, फिर सेकंड नोट पे जाइए और इतना पक्का रियाज करिए। एक वेरिएशन ली, फिर एक स्वर से दूसरे स्वर तक जा रहे हैं, फिर वापस आए, फिर आप कोई राग चूज़ कर सकते हो। उस राग में ही उस दिन, जैसे एक दिन में एक कोई राग चूज़ की और उसमें उन स्वरों की प्रैक्टिस की। उससे क्या होता है कि आपकी जो वोकल क्वालिटी होती है ना, बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे हरि ओम, सिंपल सा हरि ओम है, तो उसको हरि ओम, तो उसमें क्या होता है कि आपके वॉवल्स आते हैं। जब आपको उसको तानपुरे पे आप हरि ओम बोलने की प्रैक्टिस करते हो ना, आपके लफ्ज़ जो होते हैं वो और क्लीन हो जाते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, मैं कितना बता दूँ बच्चों को। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे पास बहुत हैं जो म्यूज़िक सीखते हैं और बहुत बड़े भी हैं, मतलब एज में, तो बड़ा वो भी लगता है कि कैसे बताएं सही लगेगा। लेकिन टचवुड, मतलब इतना भगवान और पापा की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि कोई भी कभी ये नहीं कहता कि हाँ बेटा आप बहुत छोटे हो बताने के लिए, या तो मैं कोशिश करती हूँ कि कितनी नॉलेज सबको दे दूँ और कितनी हेल्प कर दूँ। अगर मेरे से कोई बच्चा कहता है मैं रियलिटी शो में कैसे जाऊँ, या ये सही होता है कि नहीं, फेक तो नहीं होता है, तो मैं उनको पूरी सच्चाई बताती हूँ कि बेटा इतना इतना टाइम लगता है, ऐसा होता है। अगर मेरे से कोई बच्चा सीखने आता है तो मैं उनको पहले उसका टेस्ट लेती हूँ, उससे पूछती हूँ कि बेटा तुम किसी दबाव में तो नहीं सीखना चाहते कि हाँ घर को है कि आप सिंगर बन जाओ और बेटा डांसर बनना चाहता हो, तो ऐसा कुछ नहीं। तो पहले उनका टेस्ट लेती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि बेटा सीरियसली अगर आप करना चाहते हो, रिजल्ट्स देखती हूँ कि हाँ इस टाइम लिमिट में इसने इतना किया कि नहीं किया, उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ने देती हूँ। किसी का, क्योंकि पैसे बर्बाद करने का कोई प्रियम, लेकिन एक चीज़ है कि जब हम सिंगर्स की बात करते हैं तो मोस्टली हमने देखा है कि हर एक सिंगर का अपना एक जॉनर होता है। हाँ। कोई सूफी सॉन्ग्स में बेटर है, कोई अगर देखा जाए तो फोक सॉन्ग्स में बेटर है, और शायद आपने मालिनी अवस्थी जी के साथ भी किया है परफॉर्म। तो आपके हिसाब से आपके लिए कौन सा जॉनर सबसे मतलब कहते हैं इजी है, जो आपको पसंद हो ज़्यादातर? अच्छा, मेरा तो क्या है कि वैसे तो सेमी क्लासिकल स्टार्टिंग, मैं अगर आपको सच बताऊं तो जब से मैं BNSD में पढ़ती थी तो 6 to 10th तक मैंने फिल्मी सॉन्ग्स गाए नहीं। तो मैंने वही देशभक्ति गीत, भजन, का कल्चर है, हाँ, गजल भी कम गाई, देशभक्ति गीत और वो भजन, यही ज़्यादा गाती थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरी सिस्टर को रियलिटी शोज़ के लिए मम्मी ऑडिशन के लिए लेके जाते थे। मैं बहुत छोटी थी, रिकॉर्डिंग पे जाती थी तो उसके साथ चली जाती थी। तो वहाँ पे जो सर थे, तो एक बार कोरस का कोई था, तो सर ने कहा कि प्रियम भी गा लेगी। तो डर गई मैं कि कभी ऐसे गाया तो नहीं। तो क्या होता है जब आप स्टेज फेस करते हो, या आप पहले आपको बहुत डर लगता है, गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन जब ये कुछ गलतियों से आप इतना ज़्यादा सीख जाते हो। अगर मैंने रिकॉर्डिंग स्किल्स सीखे तो यहाँ पे सुमन सर हैं डीजी ट्रैक, वहाँ से रिकॉर्डिंग करके मैंने रिकॉर्डिंग के स्किल्स सीखे। तो जॉनर की अगर हम बात करें तो मेरा तो वैसे सेमी क्लासिकल मेरे लिए मेरा सबसे फेवरेट है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा वेस्टर्न गाने की, क्योंकि अब जो इंडस्ट्री की कहते हैं ना जो मांग है, तो वो उन्हें वैसा सिंगर चाहिए जो हर चीज़ गा सके। नहीं, लेकिन अब देखा जाए तो मोस्टली ऐसी फिल्में आ रही हैं जिनमें पुराने सॉन्ग्स को नए कलेवर में वो बहुत लॉन्च करा जा रहा है कहीं ना कहीं। तो वो कितना आप समझते हैं कि क्या वो जो खूबसूरती उन गानों की थी, वो खो गई है इस तरह से? मुझे ये चीज़ बहुत खलती है। जैसे वो सॉन्ग अभी आशा जी परदेसिया सॉन्ग था, उसको रिन्यू कर दिया, एकदम रीमेक कर दिया और अजीब सी बीट्स डाल दी। अरे उसकी ब्यूटी तो रहने दो। वो सॉन्ग आप ये देखिए, अभी इतने सारे सॉन्ग्स आते हैं, हम आज सुनते हैं और 2 दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन जो गाना जो लग जा गले था,
या अगर हम कहें कि कजरा मोहब्बत वाला, ये ऐसे सॉन्ग्स हैं कि जो अभी भी इवन प्री वेडिंग शूट्स होते हैं या डांस होते हैं, मेहंदी या हल्दी, कोई संगीत भी होता है तो सबसे पहले वहीं पे ढूंढे जाते हैं वो सॉन्ग। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि बड़ी डिफरेंस ही हैं हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं कि सारे जॉनर्स को लेते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई आपसे बोले कि हाँ कोई एक पक्का जॉनर सुना तो वो सेमी क्लासिकल। हाँ लेकिन प्रियम, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, रियलिटी शोज बहुत सारे आ चुके हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखा जाए रियलिटी शोज में जाने के बाद एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट होता है। हाँ। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बयार सी आ गई है, भीड़ सी आ गई है। बहुत बहुत। तो आपको लगता है कि क्या ये जो स्टेजेस होते हैं ये बेनिफिशियल हैं किसी एक आर्टिस्ट के लिए, या फिर आजकल जो एक नया ट्रेंड चालू हुआ है कि आप सिंगर हैं, आपको काम आता है, आप खुद से अपना चैनल बनाइए यूट्यूब पे और उसके जरिए आप फेमस हो जाइए। तो दोनों में से आप दोनों के क्या इंपॉर्टेंस देखते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए इम्पोर्टेंस, अब जैसे मैं रियलिटी शोज़ में गई हूँ तो मुझे पता है असलियत क्या। तो चीज़ें होती हैं, कुछ इतना ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगी रियलिटी शो के बारे में, क्योंकि उसकी वजह से बहुत फेम मिला है। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी रियलिटी शो में, तो आपको दुनिया पहचानने लगती है कि हाँ जैसे ये, अगर आप किसी को भी दिख जाते हो, अच्छा ये प्रियम इसका आर्टिकल आया था, अच्छा ये द वॉइस में गई थी, ये यहाँ पे गई थी, ये रेडियो सिटी इसने जीता था। तो जब आप पेपर पे छा जाते हो फेम मिलता है, लेकिन वो कुछ टाइम का फेम होता है। लाइक अगर जैसे आपका अभी आर्टिकल निकला या आप अभी शो पे आए तो 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, महीनों तक, उसके बाद ख़त्म। लेकिन अगर आप सेल्फ वर्क करते हो, यानी अपना यूट्यूब चैनल बना के और खुद सॉन्ग्स लिखने की कोशिश करो, अगर लिख नहीं सकते हो तो आप अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो, या अब तो इतनी सारी म्यूजिशियंस हो गए, बहुत ईजी हो गया, आप ऑनलाइन चीज़ें निकाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप खुद से बनाते हो और यूट्यूब चैनल पे डालते हो, छोटे छोटे वीडियोस बना के शेयर करो, बहुत हेल्प मिलती है। मैंने लॉकडाउन में ये चीज़ देखी। तो प्रेम, अभी आगे क्या आपका फ्यूचर प्लान है, क्या प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में है, जल्दी से जरा ये बता दीजिए। अभी मेरे हाथ में प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट राग हो रहा है अभी, जिसमें अभी जसराज जी अभी नहीं रहे हमारे बीच में, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन था उसमें। जस्सी जी हैं और अरिजीत है और अमित त्रिवेदी जी, तो इनके साथ का हमारा एक प्रोजेक्ट है, एक बहुत अच्छा सा आ रहा है जो शायद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जाएगा। और उसके अलावा जजमेंट्स के लिए अभी ईश्वर टीवी से आया था हम लोग के पास, मैं और मेरी सिस्टर दोनों के पास। तो क्योंकि लॉकडाउन में क्या हुआ कि वो जो हमारा प्रोग्राम हुआ ना, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो और इसके अलावा मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं कानपुर में अपना एक म्यूज़िक स्कूल खोलूँ अपनी मम्मी पापा के नेम से, क्योंकि उनकी ये इच्छा थी कि हम सिस्टर्स मिलके कुछ ऐसा करें म्यूज़िक के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल मतलब बच्चों को रख लिया जाता है स्कूल में, लेकिन उन्हें वो नॉलेज नहीं मिलती है। एक तरह से का जो बिजनेस होता है, नॉलेज बिजनेस हो गया, लाइक फीस ले ली, और अगर आप किसी एक बच्चे को रैंडमली खड़ा कर दो कि हाँ बेटा आपको ये पता है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल प्रियम, और बहुत अच्छा लगा कि आपकी सोच अच्छी है, उम्दा सोच है, और आपने माता पिता के सपने को आगे ले जाना चाहते हैं। और हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से भी आपके जो आगामी भविष्य है, जो फ्यूचर प्लान्स है, उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट कि आप और तरक्की करें, नाम रोशन करें। फिलहाल दर्शकों, आज हमारे शख्सियत कार्यक्रम में ये थी प्रियम श्रीवास्तव, क्योंकि इनका जो एक इन्होंने बातचीत इन्होंने और इनका एक बहुत ही उम्दा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने जो बताया कि आपके अंदर का टैलेंट है तो आप खुद से निखर सकते हैं, और सबसे उम्दा चीज़ है कि अपने टैलेंट पर भरोसा कीजिए, लेकिन माता पिता के आशीर्वाद के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आज के इस कड़ी में इतना ही। शख्सियत की अगली कड़ी में फिर किसी अच्छे उम्दा एक शख्सियत के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक ले दीजिए इजाज़त, नमस्कार।